नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। नरेंद्र मोदी को जब तक बीजेपी के चुनाव अभियान की कमाल नहीं मिली थी, तब तक वो अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे थे। वो दिल्ली से कोलकाता तक गुजरात के विकास मॉडल का बखान कर रहे थे, लेकिन अब वो हिंदुत्व के पुराने एजेंडे पर लौटते दिख रहे हैं। पहले समाचार एजेंसी को इंटरव्यू और फिर पुणे की रैली में मोदी ने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन उनके बयान से संदेश यही गया कि वो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता पर ही धावा बोलने जा रहे हैं। सवाल महंगाई और भ्रष्टाचार के मुकाबले कांग्रेस के लिए इस मुद्दे पर बीजेपी से लड़ना बहुत आसान है, लिहाजा कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मोदी को और उकसाना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा नसीहत दे रहे हैं कि अगर धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की जंग हुई तो जमीन से जुड़े मुद्दे हवा हो जाएंगे। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर मोदी अचानक विकास पुरुष से हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की पुरानी छवि में क्यों लौट रहे हैं। क्या मोदी की छवि और उनके बयान बीजेपी को ले डूबेंगे? जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता की जो चादर है, ये हिंद की चादर। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं। इधर नरेंद्र मोदी की जुबान खुली और उधर कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं की पूरी फौज उतारकर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। से कोई भी बात वो करें तो वो दो चीजें जरूर ध्यान में रखें। एक तो जब यूपीए के कार्यकाल की बात वो करें तो साथ में अपने एनडीए के कार्यकाल के दौरान उस डेवलपमेंट के बारे में क्या था उसके भी बारे में रिसर्च जरूर करें। और दूसरा, गुजरात में उनकी जहां पे खुद वो मुख्यमंत्री हैं उसकी परफॉर्मेंस भी वो करें, क्योंकि जो वो तथ्य बोलेंगे वो उनके एनडीए के साथ में कंपैरिजन होना चाहिए और गुजरात में उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान कैसे हुआ उसका भी कंपैरिजन होना चाहिए। दोनों के दोनों होने चाहिए, एक तरफा नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता की जो चादर है, ये हिंद की चादर है। ये अपने आगोश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको संभालेगी। और जो ये सांप्रदायिकता के पहिए हैं, ये सांप्रदायिकता के पहिए बहुत ही संकीर्ण। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये पूरे देश को मालूम था कि जो नकाब उन्होंने पहना रखा था विकास का, डेवलपमेंट का, वो तो सिर्फ नकाब है। जो सही रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, देश ने हमेशा इलेक्शन के समय देखा है, और जब इलेक्शन आता है वो नकाब हमेशा उतर जाता है। नरेंद्र भाई, आप संघर्ष करो। पुणे में मोदी ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। उम्मीद थी कि वो यूपीए 2 को भ्रष्टाचार और महंगाई के सवाल पर घेरने के लिए कोई मुद्दा उछालेंगे। मोदी ने मुद्दों की बात तो की, लेकिन कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाकर उन्होंने खुद ही मौका भी दे दिया कि वो असली मुद्दों को हाशिए पर पहुंचा दें। मोदी की पुरानी छवि और नए बयान को जोड़कर कांग्रेस अगले चुनाव को सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई बताने में जुट गई है। समय आ गया है कि इस सांप्रदायिकता के बुर्के के जो झाल है उसको हटाया जाए और कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा अच्छी तरीके से देखा जाए और लोगों को दिखाया जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसके खिलाफ जो मुहिम और मुद्दा है वो न होकर के ऐसे मुद्दे बन जाए जो मुद्दे की नानिशी हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बीजेपी अब जो भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो चाहती थी मोदी वही कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बताया। बाकी कसर कुत्ते के बच्चे के कार के नीचे आने पर दुख जताने के उनके बयान ने पूरी कर दी। कांग्रेस के नेताओं ने इसे मोदी की सांप्रदायिक मानसिकता की मिसाल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हर वो धर्मनिरपेक्ष भारतीय जिन्हें ये कुत्ते के बच्चे के रूप में परिभाषित करते हैं, आपने उसका तर्जुमा पपी किया कि उसको इन सांप्रदायिकता के पहियों के नीचे उछला और रौंदा जाए।
बीजेपी मुद्दे उछालने में गलत राह पर है। इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने एक अंग्रेजी अखबार में पूरा लेख लिख मारा है। यशवंत सिन्हा ने लिखा है कि अगर धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर बहस आगे बढ़ी तो अर्थव्यवस्था और दूसरे तमाम असली मुद्दे इसी बहस की बलि चढ़ जाएंगे। यशवंत सिन्हा के इस लेख को मोदी के लिए नसीहत माना जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि नसीहत अगर उसमें कोई है तो पूरे पॉलिटिकल क्लास की, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर हो गई है, देश इतने गंभीर संकट में फंस गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी का चुनाव अभियान गलत ट्रैक पर है? क्या उनकी छवि और बयानों से बीजेपी का कोई भला होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में पैर जमाने के लिए मोदी ने कट्टर हिंदुत्व वाली अपनी छवि को पीछे छोड़ रखा था। वो गुजरात के विकास मॉडल का बखान करके आगे बढ़ रहे थे। इससे उम्मीद बंधी थी कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी कांग्रेस को सुशासन और विकास के मुद्दे पर घेरेगी, लेकिन मोदी चुनाव अभियान की कमान संभालने के बाद अचानक हिंदुत्व के एजेंडे की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। अब इस बात पर बहस तेज हो गई है कि मोदी ऐसा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं या फिर वो दुविधा में हैं। यतेंद्र के साथ राकेश सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल है, कांग्रेस और खासकर दिग्विजय सिंह बार बार मोदी को फेकू कहते हैं। कल मोदी के 2 भाषणों को लेकर अजय माकन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिस तरह के तथ्य सामने रखे, उससे ये बात तो साफ होने लगी है कि कांग्रेस का होमवर्क बड़ा सॉलिड है, क्योंकि जिन जिन मुद्दों को नरेंद्र मोदी ने उठाया उन मुद्दों पर काउंटर अटैक फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लेकर अजय माकन कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। ऐसे में सवाल यह है कि मोदी की चाल, चरित्र, चेहरा, उनके बयान, उनकी छवि क्या बीजेपी को ले डूबेंगे? इसी सवाल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की पैनल में है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, दोपहर सामना के संपादक, और आज कई कठिन सवालों का सामना वो करेंगे, इसलिए पहले से चेतावनी दे रहा हूं उनको। राजीव रंजन जी है मेरे साथ, जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं। प्रभात झा जी, सबसे पहला सवाल, आपको नहीं लगता कि जिस ट्रैप में आपको कांग्रेस फंसाना चाह रही है उस ट्रैप में आप फंसते जा रहे हैं? एक जाल बुना है, मकड़ जाल। कांग्रेस को आज दीपक जी एक अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से घेर लिया है, और नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य, एक शब्द पूरी कांग्रेस को खड़बड़ा देती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम तो अपने ट्रैक को कभी छोड़ते नहीं हैं, और जो एक विकास का मॉडल उनके दिमाग में है भारत के लिए या गुजरात के लिए, या गुजरात में जो कुछ भी उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर किया है, जिसे देश ने स्वीकारा है, वो धर्मनिरपेक्ष के शब्द पर या सांप्रदायिकता के शब्द पर अगर वो कोई बात कहते हैं, तो मैं भी आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को खोलकर मुझे ये 2 शब्द कोई दिखा दे कि भारत के संविधान के लोगों ने कहां डिफाइन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय धर्मनिरपेक्ष एंड व्हाट डू यू मीन बाय सांप्रदायिकता। ये इसकी परिभाषा तो आज तक परिभाषित नहीं हुई है। बड़ी पुरानी बहस हो गई है प्रभात झा जी, आप इस मुद्दे पर घिर जाते हैं, लेकिन ये बहस बड़ी पुरानी हो गई है जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द है वो है पंथ निरपेक्षता, वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, लेकिन ये बहस बड़ी पुरानी हो गई है। बीजेपी कब तक इसके पीछे छुपकर कांग्रेस पर हमला करेगी? बहस ये जानते हैं कि आपका छूट बना दिया है कम्युनल कह के कई लोगों ने, कि नहीं। इसीलिए कांग्रेस के पास जब कोई जवाब नहीं है और कांग्रेस के पास कोई उत्तर नहीं है दीपक जी, तब इन बातों को पकड़ते हो। ये कहां से गलत हो गया कि जब कांग्रेस देश पर संकट आता है, कोई बात होती है, तो वो बुरके के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात करती। कौन सा गुनाह है इसमें? क्या बुरका शब्द एक ही चीज के लिए आता है? क्या इस तरह की बात करना गुनाह हो गया है? अब कांग्रेस को लगता है कि नरेंद्र मोदी की तोड़ यही है, और अब देश को हिंदुत्व चाहिए नहीं चाहिए, ये एक अलग मुद्दा हो गया।
लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार क्या भारत में हमको नहीं है? बिल्कुल है, कांग्रेस तो चाहती है कि मोदी जी यही बात करें। क्या भारत में हम सांप्रदायिकता पर बहस नहीं करा सकते? प्रभात झा जी, कांग्रेस तो चाहती है आप इसी पर बात करें। मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, यहाँ पे आकर कहना चाहूंगी, प्रियंका चतुर्वेदी। हाँ दीपक जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी। आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक आदमी के कहने से घिर चुकी है। हम कहेंगे आज कांग्रेस ने उनको सही जवाब दिया, उनसे पूछा। आप धर्मनिरपेक्षता की बात अलग रखें, हमने उनके गुजरात डेवलपमेंट मॉडल पे कुछ सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब तो ये दे नहीं रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने स्पोर्ट्स को लेकर किया, आपने पढ़ाई को लेकर किया, आज यूपीए ने जो जो काम किए हमने आज उसके सारे जवाब आपके सामने रखे, और हमने आपसे गुजरात को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं, उसके जवाब के तो दे नहीं रहे हैं। आप बार बार वही बोले जा रहे, एक आदमी ने हमें नहीं घेरा है। आज कांग्रेस ने आपके सामने कुछ सवाल रखे हैं। कांग्रेस ने सवाल रखे हैं। प्रभात झा जी, सवाल सुन लीजिए। पहला सवाल, गुजरात के ओलंपिक में कितने खिलाड़ी गए थे? कल स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स को खेल का हिस्सा होना चाहिए। 12 साल मोदी जी को हो गए, गुजरात से कितने खिलाड़ी ओलंपिक में गए थे? और 1000 में से 7 पदक राष्ट्रीय खेलों में गुजरात ने जीते। ये खेल का विकास है वहां। जी जी, बताते जाइए, मैं फिर उसके बाद जवाब दूंगा आपको। नहीं, ये पहला पॉइंट है, इसका तो जवाब दे दीजिए आप पहले। क्या ये आधार हो सकता है किसी भी राज्य के विकास का? क्या भारत में हम ओलंपिक में एक कांस्य पदक जीते थे, तो क्या भारत खेल से विहीन हो गया? क्या गुजरात और भारत की तुलना अलग अलग की जाएगी? क्या भारत को कांग्रेस इस स्तर पर ले जाएंगे? क्या इसके लिए माकन जिम्मेदार नहीं है? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी खेल के लोग वहां तैयार करेंगे? क्या खेल में सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट नहीं होता है? तो 0 पर आउट होता है तो महाराष्ट्र का नाक कटेगा कि भारत का नाक कटेगा? ये संकीर्णता की सोच, ये खतरनाक मोड़ पर है। इसलिए संघीय प्रणाली में सिर्फ गुजरात को दोष देना ये एक गुनाह है, और कांग्रेसी अब ये एक नहीं अनेक गुनाह करते जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जी, पहला सवाल मैंने पूछ लिया आपका, देखिए नहीं, मैं जवाब भी मिल गया। नहीं, आपने पूछा सही है, पर आप अगर कहेंगे कि मोदी जी से ये सवाल नहीं किया जाए, हम तो, वो हमारे लिए चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, आज अगर वो कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं खेल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो हम भी उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। 2012 में इंडिया का सवाल में तर्क होना चाहिए। सर, आप पहले मेरा सवाल का जवाब तो खेल की दीजिए। ही चर्चा चल रही है, तथ्य दीजिए, तर्क दीजिए। प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल खेल पर ही चर्चा चल रही है। मैंने आपको बिल्कुल तर्क दिया है। मैंने कहा 2012 चल रही है और राजनीति कोई खेल नहीं रह गया। बार बार गुजरात से है। नहीं, मोदी जी बार बार गुजरात को लेकर बात करते हैं, उनकी सारी बातों की शुरुआत ओलंपिक में उनसे उनका योगदान प्रियंका था। चतुर्वेदी जी, आपसे कौन सा सवाल पूछ रहे हैं कि टीम इंडिया के अंदर 2 मुस्लिम खिलाड़ी गुजरात के हैं, तो नरेंद्र मोदी को सेक्युलर कह दीजिए आप। उनमें भी तो नरेंद्र मोदी का कोई कंट्रीब्यूशन है ना। बहुत से एक से क्रिकेटर निकले। हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? वही तो इनकी इसमें क्रिकेटर कर रही थी अभी, हिंदू मुसलमान आप कर रही थी ओलंपिक पे, आप खड़ी हुई थी। मैंने आपसे सवाल, अच्छा, आपको नहीं सूट करे तो नहीं आना चाहिए, आपको सूट करे तो आना चाहिए। किया था तो गुजरात का जवाब है प्रियंका चतुर्वेदी जी। इरफान पठान और यूसुफ पठान के बारे में क्या कहेंगी आप? तो मैं वही कहूंगी कि वो इंडियंस हैं और वो गुजरात से चुनकर आए, हिंदू हुए या मुसलमान हुए वो दूसरी बात रही। ये बीजेपी की तो प्रॉब्लम है ही कि हिंदू मुसलमान का राजनीति करना, कूटनीति करना। नहीं, अगर कांग्रेस की आगे बढ़ता है तो उसका श्रेय नहीं देंगी आप। मुनाफ पटेल भी है। प्रियंका जी, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, मुनाफ पटेल। तो वही मैं भी आपसे सेम बात फिर से दोहराऊंगी और मैं बार बार कह दीजिए दीपक जी कि गुजरात क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। और सिर्फ मैं क्रिकेट को लेकर नहीं कर रही, आपने गुजरात क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। स्पीच बोली थी, तो उसका भी क्रेडिट मोदी जी ही लेंगे।
ले रहे हैं ना, बीजेपी वाले ले रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी ले रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे। तो मैं यही कहूंगी तो जो मैं वही कहूंगी, मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूँ कि 83 जो लोग क्वालिफाई होकर गए तो उसमें गुजरात के कितने गए? अरे क्रिकेट में तो ठीक है ना, कि 3 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में आए। मैं आपसे ओलंपिक्स का पूछ रही हूँ, आपने ओलंपिक्स की बात की थी स्पीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बहस से आगे निकलते हैं, राजीव रंजन जी। लेकिन मैं जब ओलंपिक के मैदान पे जाता हूँ और मैं वहां पर गोला फेंक नहीं कर पाता हूँ, कोई चीज हो जाती है, तो इसमें मुख्यमंत्री का दोष है? ये कहाँ का तर्क है? मुझे तो माकन जी की बुद्धि पे तरस आता है कि क्या मुख्यमंत्री हर जगह जाकर गुजरात भारत एक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, क्या मनमोहन जी दोषी होंगे? तो हमारा भी उनसे सवाल है गुजरात को लेकर। नहीं, आगे के सवालों पर भी आऊंगा, लेकिन राजीव रंजन जी ये सवाल आपसे भी है, आप भी बराबर के गुनाहगार हैं, क्योंकि एनडीए जब थी रूल में तब शिक्षा पर जीडीपी का 1.6% खर्च होता था, लेकिन जब कांग्रेस आई तब 4.04% खर्च होने लगा। ये 9th प्लान और 11th प्लान के आंकड़े हैं जो अजय माकन ने पढ़े हैं, और इसमें आप बीजेपी के बराबर के दोषी हैं। पहली बात है, हम एनडीए में अगर हमारी हिस्सेदारी है तो बिहार की हिस्सेदारी एनडीए में बिहार में जीती हुई सीटों के आधार पर है। हम एनडीए के साथ बिहार के बाहर कहीं नहीं है, और बिहार में एचआरडी के फील्ड में हम 18% राशि का खर्च कर रहे हैं। मैं तब की बात कर रहा हूं जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री खर्च किया है। राजीव रंजन जी, कहां आप अभी की बात उठा के बैठ गए बिहार की? मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप केंद्र में साथ में सरकार चलाते थे। आप कितना तथ्यों को घुमाएंगे? ये तब का सवाल उठाया है कांग्रेस ने, और इसलिए उठाया है कि मोदी जी कह रहे हैं कि देश में शिक्षा का मॉडल बहुत खराब है। मोदी जी कह रहे हैं देश में शिक्षा का मॉडल बड़ा खराब है। सवाल ये है दीपक जी, नहीं दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हिस्सेदारी की है एनडीए में बिहार के आधार पर। हमारे राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि हम मानव संसाधन के क्षेत्र में, एचआरडी के क्षेत्र में 15 से 18% के बीच में राशि का व्यय करते हैं। और जहां तक एनडीए और एनडीए सरकार में आपके तब व्यय की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी बिहार तक सीमित थी। आपका विजन, आपकी जिम्मेदारी देश के कृषि मंत्री नहीं थे, देश के रेल मंत्री नहीं थे नीतीश कुमार। अगर आप देखेंगे जिन विभागों पर हमारे मंत्रियों के द्वारा उनके जो कार्यकाल में उन विभागों में क्या कार्य हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस जवाबदेही से मुकर नहीं सकते हैं। शरद यादव जी के कार्यकाल में उनके मंत्रालय में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उनके मंत्रालय में क्या हुआ। गठबंधन राजनीति की जो सबसे दिलचस्प जो जरूरत है या जो परेशानी है, अगर गठबंधन के घटक दल के पास कोई विभाग विशेष करके है तो वो पूरी तरह से उसके संचालन की जवाबदेही उस घटक की होती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज जो बहस नरेंद्र मोदी जी ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में जो भाषण दिया है, या परसों जो बातें उन्होंने कही है रॉयटर को दिए हुए इंटरव्यू के जरिए, आज देश में प्रतीकों के जरिए जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना की जो जड़ें हैं उस पर मट्ठा डालने का काम नरेंद्र मोदी जी बार बार कर रहे हैं। जिन बाहरी ताकतों के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो कभी निकर नहीं पहनने वाले नेता हैं, उनके अंदर बेचैनी बढ़ी है। और शायद यही वजह है कि यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा कि देश में जो बड़े सवाल हैं उनके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भावना के बीच में देश को उलझा करके अगर एक धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ आप देश को ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इस एक्सरसाइज को फ्यूटाइल इसलिए मानते हैं तो कि आपने उसके नतीजे देश के तीन चार राज्यों के जो चुनाव हुए हैं। जी प्रेम शुक्ला जी बोल दीजिए। आप सवाल है प्रेम शुक्ला जी, बोल दीजिए। आपको चुप नहीं रहना ठीक नहीं लगता। धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा और सांप्रदायिकता का मुद्दा ये जनता दल यूनाइटेड ने शुरू किया। विकास के मुद्दे पर तो गुजरात और बिहार में बहुत समन्वय होना चाहिए था। ये सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक करार देकर आप ही बाहर गए ना साहब, तो ये मुद्दा छेड़ा तो आप ही ने है। आपकी परेशानी क्या है? प्रेम शुक्ला जी
हाँ नहीं, प्रेम शुक्ला जी, हम कहाँ जिम्मेवारी से भाग रहे हैं? सांप्रदायिकता का नाम हमने सुन तो के देश को शिवसेना के बताया। पेट में दर्द होता नहीं, है। प्रेम शुक्ला जी, आपका सवाल पूरा हो गया। सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता, नहीं, आपका सवाल पूरा हुआ प्रेम शुक्ला जी, अब मेरा जवाब नए दीजिए। चक्र में इस बहस को फ्री फॉर ऑल नहीं बनाइए प्रेम शुक्ला जी, अब मेरा जवाब भी सुनिए। सांप्रदायिक सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हमारी शंकाएं जो थी, आज देश ने महसूस किया कि वो सवाल वाजिब थे और गठबंधन से छोड़ने का हमारा जो निर्णय था वो हिंदुस्तान की साझी विरासत के पक्ष में था। और जहां तक हमारा गठबंधन के साथ रिश्ता है तो इसकी बुनियाद याद कर लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप कैसे जुड़े एनडीए के साथ, हमारा यह सवाल नहीं है। हम जुड़े थे नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस पर और असहमति के सवाल पहले से चिन्हित थे। उन सवालों के आधार पर हमने देश के कई चुनाव लड़े हैं, हमने अपने राज्य में कई चुनाव लड़े हैं और आज अगर गठबंधन से अलग हटने का एक दुखद फैसला जिसके कारण आज राज्य की कई चुनौतियां बढ़ी हैं, इसके बावजूद हमने यह फैसला देश की जनता के हित में इसलिए लिया कि कहीं ना कहीं ये देश को तोड़ने की कोशिश है। यह अलग बात है कि इस देश की जनता ऐसे देश तोड़ने की कोशिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और विभाजक व्यक्तित्व रखने वाले राजनेताओं को पहले भी सड़क दिखाने का काम जनता ने किया है। कोई रास्ता नहीं है आपके पास, आपने अपनी तमाम उम्मीदों को खत्म कर लिया है और लड़ाई शुरू होने के पहले आप समर हार गए हैं। समर हार गए प्रेम शुक्ला जी। आप राजीव रंजन जी, जवाब भी दे लीजिए, आपकी बात पूरी कर ली। हार गए प्रेम शुक्ला जी हार चुके हैं, समर से शायद समय लिखेगा उनका भी इतिहास। नहीं, इनका सेकुलर राजीव रंजन जी कृपया याद कर लें कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी के नवंबर 1995 में मुंबई के अधिवेशन में आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी बाबरी विध्वंस की दोषी इनकी निगाह में थी। तब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर था, तब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में 370 था, तब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में समान नागरिक कानून था। लेकिन तब नीतीश कुमार की जो विधानसभा में स्थिति थी, सिर्फ 6 विधायक समता पार्टी के हुआ करते थे। तब इनको भारतीय जनता पार्टी का जिसे आज सांप्रदायिकता कहते हैं, वो सांप्रदायिकता इनको वोट बढ़ाने के लिए आवश्यक लगी। ये जो स्थगित करने की बात करें, नए मुद्दे लाने की, तो साहब 1996 में जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार की समता पार्टी संसद में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी। 1998 में जब समता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों को लाना हुआ, तब 3 विवादित मुद्दों को स्थगित किया गया। तो नीतीश कुमार का आज नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर छूटकर भाग जाना, ये विशुद्ध तौर पर, चूंकि इनके पास इतनी ताकत हो गई कि अकेले के बल पर बिहार में सरकार बचा सकते थे, तो सत्ता लोलुपता के अलावा इसको सेकुलरवाद इस देश का कोई व्यक्ति नहीं मानेगा। क्योंकि क्यों सुन लीजिए भाई, आपकी सुन ली मैंने, आप नहीं कर सकते हैं, सुन ली ना साहब आपकी मैंने, और इसमें क्या गलत करा? सही बोल रहे प्रेम शुक्ला जी, मैंने भी कई बार आपसे सवाल पूछा। जया जेटली और नीतीश कुमार दोनों गए थे बीजेपी के अधिवेशन मैं उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा, तो फटाफट दे दीजिए संक्षेप में, क्योंकि मुझे बहस को आगे ले जाना है, यही नहीं रखना है। 1995 का हमारा गठबंधन बिहार के कुशासन के खिलाफ 2 दलों का गठजोड़ बना और बाद के दिनों में जब ये 92 में बाबरी मस्जिद टूटी थी ना, एक सेक्युलर क्रेडेंशियल के साथ बाबरी मस्जिद टूटी थी ना 92 में, निश्चित तौर पर हम लोगों ने असहमति के राजीव रंजन जी 92 में बाबरी मस्जिद टूटी थी कि नहीं? ऐसे सवाल आए हैं 92 में बाबरी मैं मस्जिद आपको एक बात दीपक जी जरूर कहना चाहूंगा। 95 में आपका गठबंधन हुआ, देखिए तब आप सांप्रदायिक नहीं हुए। पार्टी दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद के साथ थी, आज भारतीय जनता पार्टी गोडसेवाद की तरफ बढ़ी है। देश में कई ऐसे अवसर आए हैं, सबसे ज्यादा विभाजन 92 में था। राजीव रंजन जी सबसे ज्यादा विभाजन 92 के अंदर था, लेकिन नरेंद्र मोदी के 2002 से ज्यादा विभाजन 1992 में था। भूल गए आपको? बिल्कुल बिहार में, लेकिन अदालती कार्रवाई के पहले हम पूरी तरह से ये मानते हैं कि जब तक अदालतों में बातें रहती हैं तब तक बिहार की जो स्थितियां थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और कई बार ऐसा हुआ है जब वाम दक्षिण जो सेंटरी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, उस समय के सवालों को हल करने की बात की है। राजीव रंजन जी, नरेंद्र मोदी पर तो किसी कोर्ट ने टिप्पणी भी नहीं की है, नरेंद्र मोदी पर तो किसी कोर्ट ने टिप्पणी भी नहीं की है, न कोई मुकदमा उनके खिलाफ लंबित है।
नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली के खिलाफ गुजरात की जनता है। गुजरात में जिस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यकों को छला है, जिस तरह से आईपीएस अधिकारियों के बयान है, अधिकारियों का उत्पीड़न है, फर्जी मुठभेड़ है और लगातार पूरी दुनिया और देश में उनकी छवि को लेकर के जो शंकाएं हैं, मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी फैसले के इंतजार की जरूरत है। इसलिए कि एक विभाजक व्यक्तित्व जिसने ये 10% लोगों को कहा, एक तिहाई जाकर बैठेंगे आप, कांग्रेस की गोदी में बैठेंगे आप। लेकिन मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। प्रभात जी, मैं जनता दल यूनाइटेड वर्सेस प्रेम शुक्ला नहीं होने दूंगा इस बहस को, वर्सेस बीजेपी भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर है। मोदी जी ने कल शिक्षा की बात करी, कहा कि शिक्षा का ढांचा पिछले 10 सालों में बुरी तरह से बिगड़ गया है। कांग्रेस आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आई है। जीडीपी का 1.6% एनडीए रूल में खर्च होता था, लेकिन यूपीए रूल में अब वो 4.04% हो गया है। 17 से 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बढ़ा दी, आईआईटी और आईआईएम खोले। ये तमाम काम 9 साल में केंद्र सरकार ने किया है। मोदी जी के पास इसका क्या जवाब है? क्योंकि वो तो कल फर्ग्यूसन कॉलेज में फेंकू की तरह बोल रहे थे, जो दिग्विजय सिंह जी उनको कहते हैं, फेंकू। देखिए दीपक जी, कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन क्या आईआईएम, आईआईटी या अन्य जो इंस्टीट्यूशन बढ़े हैं या एजुकेशनल ग्रोथ जो आपने बताया कि 4 पॉइंट समथिंग हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि भारत के सभी आईआईटी में लगभग 20,000 प्रोफेसरों की कमी क्यों है? मैं जानना चाहता हूं अहमदाबाद और बेंगलोर को छोड़कर जितने आईआईएम और उसके बाद माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने जितने खोले, उसमें आज भी प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर प्रोफेसर क्यों नहीं है? उनकी तुलना क्यों नहीं होती है अन्य जगह से? ये पूछना चाहता हूं। 9 साल में आपने कहा कि ये सब चीजें कर दी उन्होंने, क्या घोषणा करना और उसका नहीं खुलना, खुलने के बाद वहां शिक्षकों का, प्रोफेसरों का नहीं होना, एलिजिबिलिटी वाले लोगों का नहीं पहुंचना, विद्यार्थियों का नैसर्गिक विकास नहीं होना, क्या ये गुनाह नहीं है? क्या वोट के लिए संस्थानों के साथ मजाक किया जाएगा? क्या फेंकू कहने से नरेंद्र मोदी फेंकू हो जाएंगे? मैं एक और निवेदन करूंगा आपके सामने। मैं ये देखिए गुजरात में क्या हालत, उनको अपनी पार्टी की हालत देखना चाहिए। भारत का पहला राज्य, दीपक जी, प्रियंका जी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगी, पहला राज्य है जहां पर कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित संघर्ष सिंह बघेला आज तृतीय वर्ष शिक्षित है, केशुभाई पटेल तृतीय वर्ष शिक्षित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो उन्होंने हमसे बगावत की थी, वे भी 1 से 2 सीट पर आए हैं, वे भी आज संघ के हैं। कांग्रेस है कहां गुजरात में? मुंह से बात करती है। गुजरात पे आ गया तो मैं गुजरात कांग्रेस तो समाप्त है। शंकर सिंह बाजवा तो हमारे नेता थे, आज वहां पहुंच गए। इस पर नेता नाम की चीज गुजरात में नहीं बची है। पॉलिटिकल वार करिए, नेताओं को खड़ा करिए जवाब देने के लिए। जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस समाप्त हुई है, आज नरेंद्र मोदी जी चुनाव अभियान समिति के संयोजक बनने के बाद वो भारत से भी कांग्रेस को धीरे धीरे विदाई समारोह करेंगे। इसकी घबराहट, विदाई समारोह करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी पर बहस कर रहे हैं आप। बार में आएगी ना प्रभात जी, इसी पर बहस कर रहे हैं। अब प्रियंका को जवाब दे लेने दीजिए, प्रियंका को जवाब दे लेने दीजिए। आंकड़ों का आपने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक पॉलिटिकल बात कही है प्रियंका, तृतीय वर्ग आरएसएस आपने बोलने का मौका देंगे वो झा सर हमें भी बोलने का मौका दीजिए। आप फिर से घूम फिर कर वापस से गुजरात पे आए, इसीलिए हमारे भी सवाल आपके गुजरात, आप कह रहे हैं कि इतनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं पर जगह खाली है। आप, हाँ वही मैं बता रही हूँ, आपका खुद का बजट आज हमने बताया 13.9% रहा है। 14 नंबर पे तो गुजरात है। गुजरात की 16 डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस और 26 डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स हैं। हजारों, मैं कहूंगी हजारों के आंकड़ों में लोग को नौकरियां नहीं, पोजीशंस वेकेंट हैं। आप बार बार घूम फिर कर गुजरात आ रहे तो हमारे भी मुद्दे गुजरात को ही लेकर होंगे। आप बार बार हमारी व्यवस्था की बात करें, हमने तो आपको आंकड़े दिए, यूपीए ने यूनिवर्सिटीज खोली, अपना बजट एलोकेशन बढ़ाया। आपका, आप गुजरात को लेकर क्या करेंगे? महाराष्ट्र की बता दीजिए, आंध्रा की बता दीजिए, दिल्ली की बता दीजिए, ये क्या है? ये आपने गुजरात, आप घूम फिर के बार गुजरात को लेकर आ रहे हैं और ये जो गुजरात मॉडल, नहीं, ये पॉलिटिकल बहस है। प्रभात जी, बोला जा रहा है, कांग्रेस कह रही है गुजरात एजुकेशन में फेल है, गुजरात मिड डे मील में फेल है,
गुजरात टूरिज्म में फेल है, गुजरात ग्रोथ के अंदर फेल है, सब जगह फेल है। और उनका ये भी उनका जो दूसरा कहना है, पॉलिटिकल कहना मैं उस पर आऊंगा, लेकिन ये फैक्ट से फिगर से मनमोहन सिंह जी जब संसद में टूरिज्म के 10वें नंबर पे है गुजरात। मनमोहन सिंह जी ने स्वयं खड़े होकर मध्य प्रदेश की, बिहार की, गुजरात की राज्यसभा में प्रशंसा की दीपक जी, और खुद कहा उन्होंने राजनीतिक मजबूरियों को, सच को नहीं छुपाना चाहिए, सच का गला नहीं घोटना चाहिए। अगर सारे ग्रोथ कम है तो जनता क्या वहां की मूर्ख है? गुजरात की जनता का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। 3-3 बार चुनती है नरेंद्र मोदी को, और इसलिए चुनती है कि उसको विकास के सारे पैमाने हर विषय पर, चाहे टूरिज्म का हो, एजुकेशन का हो, अपने रोजगार का हो, बिजली का हो, 24 घंटे बिजली, पैसा और बिजली को समन्वय हमने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे हैं, 24 घंटे दे दी तो कैसे केंद्र दे रहा है? आपके सामने हमने आंकड़े रखे हैं, उनका तो जवाब दीजिए। क्यों नहीं दे रहा है वहां पर? झूठ के पैर नहीं होते। कांग्रेस निर्मूल रूप से समाप्त हुई गुजरात में, अब भारत की ओर भाजपा का कदम बढ़ रहा है। अच्छा भाषण है, लेकिन इसमें एक लाइन ये भी सुन लीजिए प्रभात जी। 2014 बताई देगा सर, वो 2014 बताई देगा। प्रभात जी एक और लाइन सुन लीजिए जो कांग्रेस आज ने कही है कि जी सेक्युलरिज्म के बुरके से, सेक्युलरिज्म का बुरका ओढ़ना इस बात से बहुत बेहतर है कि आप सांप्रदायिकता का नंगापन सड़क पर करें। ये आरोप है सीधे सीधे। देखिए ये दीपक जी, 1 मिनट लूंगा। ये आरोप तो लगातार लगा रहे हैं। क्या 10 साल में एक भी भारत का कौन सा मीडिया, भारत का कौन सा एनजीओ जो अपने को सेक्युलरिज्म कहता है, किसने विरोध नहीं किया? जितना विरोध नरेंद्र मोदी का भारत में हुआ है, अंग्रेजों के जमाने में भी इतनी आताई किसी भारतीय के साथ नहीं होगी। कांग्रेस ने क्या नहीं जुल्म किए, लेकिन उसके बाद भी जब जनतंत्र में जनमत से, जनादेश से कोई आदमी उभर कर आता है तो अब बिलबिलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। करिए ना बहस, धर्मनिरपेक्ष पर बहस क्यों नहीं करते? आजादी के बाद बांटो वोट लो, मुस्लिमों को डराना वोट लेना, ये अगर राजनीति किसी ने भारत में की है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद सिर्फ कांग्रेस ने की है। और अब वो पलटा है, अब मुस्लिमों ने इनका साथ छोड़ा है तो धीरे धीरे उस पर बिलबिलाने लगे हैं। आज भी अगर कांग्रेस, आप भी सर्वे करा लीजिए कि मुस्लिम गुजरात में सबसे ज्यादा किसको मानता है, तो एक साथ हजारों पर्चियां आएंगी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये इसके कारण परेशानी है इनको। अब ये देश में मुस्लिम को भरमा नहीं सकते, ये आंकड़ों की जुगाली करके हमको भी डिमोरलाइज नहीं कर सकते। हम आएंगे जिस दिन आप कहोगे मैं आंकड़े लेकर आऊंगा और इनके एक एक आंकड़े का जवाब दूंगा। आज तो सब्जेक्ट कहा गया था कि बुरका सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आंकड़े लेकर नहीं आया। बुरके ही पे हैं। पेट्रोल के दाम कैसे बहस में? पेट्रोल के दाम एक सप्ताह में 4 बार बढ़ाते हैं, लेकिन उससे दिमाग हट जाए लोगों का, तो इसलिए बुरका ले आए। नहीं, अतहर हुसैन साहब दे देंगे आंकड़े आपको एक एक। अतहर हुसैन साहब, क्या ये भारतीय राजनीति की, मौलाना अतहर हुसैन साहब, क्या ये भारतीय राजनीति की हकीकत नहीं है? 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए यहां पर दिया और यहां से देखिए दीपक जी, हाँ, क्या ये मेरा सवाल पूरा हो जाना चाहिए, होने दीजिए। क्या ये भारतीय राजनीति की हकीकत नहीं है कि बहस को ढकेलने के लिए सांप्रदायिकता का बुर्का ओढ़ लेती है कांग्रेस? क्या ये हकीकत नहीं है? देखिए एक चीज दीपक जी, मैं नरेंद्र मोदी जी की एक चीज में तारीफ करता हूं, खाली जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का ना तो नेतृत्व कर रहा हूं ना बीजेपी का आलोचक हूं, मैं एक सच्ची बात कह रहा हूं। खाली ये कह दे लगता है 24 साल मुख्यमंत्री रहे और ममता बनर्जी लगातार उनकी मुखालफत करती रही हैं। मेरा यहां पे कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3 चुनाव बड़े अच्छे तरीके से लड़े। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा मियां मुशर्रफ के नाम पर, दूसरा चुनाव लड़ा उन्होंने अफजल गुरु के नाम पर, तीसरा चुनाव लड़ा उन्होंने कि गुजरात में कांग्रेस मुस्लिम मुख्यमंत्री देना चाहती है। अब वो जो ये मुद्दे लेके आ रहे हैं, कभी कुत्ते का पिल्ला, कभी बुरखा, ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि ये भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, देश को नहीं पहुंचाएंगी। चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, डूबे जी बन के आएंगे। वो महाभारत के शकुनी का किरदार अदा कर रहे हैं, कभी चाणक्य नहीं बन सकते। और ऐसी चीजों का जो शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, मेरा मानना यह किसी समुदाय विशेष की खास चीजों को जो उनकी धर्म और आस्था से जुड़ी हुई है
उसको लाके वो कहीं ना कहीं देश की जनता को विभाजित करना चाहते हैं। परंतु अब जनता ऐसे शकुनियों से प्रभावित नहीं होगी, ऐसे लोगों की चालों में नहीं आएगी। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आपका जवाब बनता है। जी देखिए, मैं इन मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा विध्वंस को लेकर आज दिन तक पूरा देश और उसमें छद्म सेकुलरवादी स्यापा कर रहे हैं। शायद मौलाना साहब को पता होगा कि मक्का शरीफ में पिछले 25 वर्षों में 300 मजारों और मस्जिदों को तोड़ दिया गया। उस पर एक बार भी स्यापा नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि हम मक्का शरीफ नहीं जाएंगे, सऊदी अरब का बहिष्कार कर दो। म्यांमार के खिलाफ बयानबाजी देने वाले सऊदी अरब पर क्यों चुप हो जाते हैं? तो जरा ये इसको हम छद्म सेकुलरवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक बड़ी परेशानी ये है प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ एक बड़ी परेशानी है। जब नरेंद्र मोदी, आप मुझको सुनिए, आपकी परेशानी यही है कि अगर आप इस तरीके की उत्तेजनक, आप सुनिए, अगर आप उत्तेजना की बात ही नहीं करेंगे तो आप कभी आपको कोई नेता मानेगा नहीं। लेकिन वो आपसे सवाल पूछ रहे मौलाना साहब, उसका तो जवाब दे दीजिए। मैं आपको नेता मनवाना नहीं है, हमारा सवाल जवाब दे रहा हूँ। मेरा मुल्क सऊदी अरब नहीं है। मैं भारत के कानून में आस्था रखता हूँ, मैं भारत के संविधान में आस्था रखता हूँ। मुझको सऊदी अरब या नेपाल में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, फिर मेरे लिए ये बात नहीं है। जो मेरा मुद्दा ये है कि भारत में मैं शहरी हूँ। तो फिर हम बहस को मोड़ रहे, बहस को मैं मुड़ने नहीं दूंगा, बहस को भटकने नहीं दूंगा। बहस वापस बुर्के और सांप्रदायिकता पर आएगी जो पाकिस्तान से। मेरा कहना यह है कि आज की तारीख प्रेम शुक्ला जी, आप जाके उद्धव जी बाला साहब ठाकरे के, जिनको मैं बड़ा आदर करता हूं, उनके फर्जंद उद्धव ठाकरे जी से पूछिए। उन्होंने एक दिन पिछले हफ्ते जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बयान दिया था और दूसरे दिन वो अपने बयान से वापस हो गए। बजाय इसके आप सऊदी अरब या नेपाल के राजाओं की बात करें। प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों ने अपने पॉइंट रख दिए, लेकिन प्रभात झा जी, जो बड़ा सवाल जो मौलाना साहब ने उठाया कि अगर बुरके की बात करेंगे, अगर कुत्ते की पिल्ले की बात होगी, तो वही होगा कि वोटों का डिवीजन होगा और हर हिंदू वोट तो आपको मिलता नहीं है, ये आप खुद जानते हैं। वरना दिग्विजय सिंह भी आपकी पार्टी को वोट डाल रहे होते। तो ऐसे में तो आपका हारना तय है, क्योंकि ध्रुवीकरण होगा और गुजरात के बाहर ये ध्रुवीकरण चलता नहीं है। दीपक जी, नहीं, मैं ये फिर कह रहा हूं आपसे कि ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन क्या जिस आशय से ये दोनों बातें कही गई, क्या उसका इंटेंशन यही था? क्या इन बातों के पीछे नहीं जाएंगे? क्या पता, मोदी जी सवालों के जवाब तो देते नहीं ना। क्या इन बातों को भड़का था? जी, मोदी जी सवालों के जवाब तो देते नहीं ना। नहीं, क्या पता आपको, क्या पता उनका इंटेंशन यही हो? दीपक जी, उस भाव क्या पता उनका इंटेंशन यही हो? कांग्रेस, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है, दीपक जी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हे कांग्रेस के लोगों, आप इसकी आड़ में मुस्लिम लोगों को, भारतीयों को, आप भारतीय मुस्लिमों को भरमाओ मत, भ्रम में मत ले आओ। अब घबराहट हो रही है कांग्रेस को। अब ये बात कहना गुनाह है क्या? और अपने अपने तरीके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी के मन को आहत करने के लिए कभी कोई बात नहीं कह सकते। ये मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और उनके साथ वर्षों से काम कर रहा हूं। आप गुजरात के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, शासन को, देश की संपादकीय आप क्या क्या लिखा गया, पूछिए, दिल खोल के वाले संकेत हैं और इन संकेतों के आधार पर कांग्रेस घबराई हुई। झा साहब, मैं आदर के साथ आपसे, झा साहब, मैं आदर सहित आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दौरा करके आ गए थे और उसके बाद मानव अधिकार की एक टीम गुजरात गई थी, तो शाह आलम जो कैंप था, उस शाह आलम कैंप के बारे में नरेंद्र मोदी जी महाशय ने जो कुछ बयान दिया था, क्या आप उससे सहमत हैं कि उन्होंने उस कैंप को बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री कही थी? क्या ये आप समझते हैं कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री जहाँ रिलीफ, जहाँ पे जो है लोग आश्रय की तलाश में हो, उस कैंप को जो बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री है, क्या आप अपने मुख्यमंत्री? और फिर मैं पुरजोर कर रहा हूं और फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, मौलाना साहब, इस तरह की बातों से झूठ के पैर फिर नहीं होते हैं। उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने खंडन किया था और अटल जी ने भी उस समय इन सब बातों को इग्नोर करते हुए उस समय सेवा के भाव से जो चीजें हुई थी, आपसे पूछूं मैं कि क्यों मारे गए थे गुजरात के ट्रेन में लोग?
जी। क्या उसके बारे में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी? सवाल जो हुआ वो गलत हुआ आप ही पूछेंगे, या सही हुआ? अगर किसी हम कहते हैं गोधरा के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ गोधरा को लेकर चलते हैं, बड़ा सवाल है। सर्वधर्म संभाव की नहीं होनी ज्यादा बहादुर तरी हमने आपको कभी दो नहीं माना। चलिए फिर गोधरा पे गुरके पे रहते हैं, गुरके पे रहते हैं, अब गुरके पे रहते हैं और पपी पर रहते हैं। गोधरा हम पीछे जा रहे हैं। बात को सुनिए, नींव रखा है यहाँ शाह साहब, अरे मौलाना साहब एक मिनट खामोशी। मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, नहीं बनाया, हमारी संवेदना है भूमि पूजन और किया है। उनके कत्ल में शामिल थे, उनको सजा होनी चाहिए। मौलाना साहब सजा हो रही है, माया कोदनानी भी जेल में है। फिर मैं ये बात कह रहा हूँ, सजा हो रही है, माया कोदनानी भी जेल में है। इस बात को मैं कह रहा हूँ, अरे कभी कश्मीरी पंडितों पर भी मौलाना कुछ बोलो, बिल्कुल। वो भी हिंदू है, हिंदू पंडितों पर तो कुछ कोई नहीं बोलता। मेरे ख्याल 5 लाख हिंदू पंडित कश्मीरी अरे एक मिनट कभी हम बात कर रहे हैं, किसी मौलवी ने उनके बारे में फिक्र नहीं की, हम बात कभी बारातुल्लाह की निंदा नहीं हुई, कभी उमरअब्दुल्लाह की निंदा नहीं हुई। ये कौन सा सेकुलर है? एक मिनट खामोशी। ऐसे हमारा सवाल हो जाएगा। बहुत अच्छा है। भारतीय संसद नहीं चला रहा हूं मैं, भारतीय संसद नहीं चला रहा हूं मैं। प्रियंका से मेरा सीधा सवाल, क्या मोदी जी जो स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह के बयान वो एक के बाद एक दे रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए फायदा है? क्योंकि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार, कलमाड़ी का भ्रष्टाचार, कनिमोजी का भ्रष्टाचार, ए राजा का भ्रष्टाचार, कोयला घोटाले का भ्रष्टाचार, दुनिया भर के तमाम भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस, रुपए की गिरती कीमत, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत, सब चीज जो है वो दब जाएगी इससे। हम सबके जवाब देते आ रहे हैं, सबके जवाब देते आ रहे हैं। बीजेपी का ये मुद्दा 2002 से मोदी जी ने आज तक कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है। अब जब जाहिर की, उनने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। और हम बार बार यही कहेंगे, हर चीज का जवाब, वेदर हमारी गवर्नेंस का हो या कुछ का हो, हम देने को तैयार हैं। हमने कुछ सवाल आज रखे। सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी किसी चीज के जवाब हमें नहीं दे पा रही है, और वो बार बार वही गोल बात करके कि इसका जवाब चाहिए, उसका जवाब चाहिए कर रही है। हमने उनसे गवर्नेंस को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं, उसका जवाब वो हमें दे। हमने उनसे अगले डिबेट में मैं बताऊंगा आपको कि आपके झूठ कितने थे। सर आप जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए प्रभात जी। ये गुजरात के विकास के मॉडल को चूट किया। क्या जवाब दूं आपको? हम आपसे देखिए, आप अगर इसको झूठ बोल रहे माखन ने हैं तो जवाब दीजिए, क्या है? गुजरात के विकास के मॉडल पर ही सवाल उठाया है, इसका जवाब दे दीजिए ना कि गुजरात टूरिज्म में 10वें नंबर पर क्यों है, गुजरात स्कूल ड्रॉप आउट में 14 नंबर पे, स्कूल में जो लोग जाते हैं उनमें 14वें नंबर पर क्यों है, गुजरात में इंजीनियरिंग कॉलेज में लोगों को शिक्षा देने वाले लोग क्यों नहीं है। दीपक जी प्लीज, ये सवाल के जवाब है, इनको देना चाहिए ना। मोदी जी को आगे आके इन सवालों के जवाब देना चाहिए। मेरे को जब डिबेट में फिर बुलाएंगे मैं पूरी जवाब दूंगा इसका आपको। नहीं, मैं कल ही रख लेता हूँ डिबेट। नहीं, सवाल ये नहीं है, इसका आधार क्या इनके पास? क्या गुजरात के किसी व्यक्ति से बात हुई? क्या गुजरात के किसी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई? क्या गुजरात के टूरिज्म मिनिस्टर से बात हुई? क्या ये सरकारी आंकड़े हैं? अपनी भाषण में चाइना का बताया 20% GDP, जबकि सच्चाई है कि 3.9% GDP है। गुजरात के बारे में 0.07 है। अरे मौलाना साहब एक मिनट खामोश। कॉम्प्लीमेंट है। मेरे बड़े स्टडी करके आइए, माकन जी ने कह दिया और आप आ गई हैं। सवाल क्या है कि आपने ये सब कर लिया, इतना डिफेम किया, उसके बाद भी डेमोक्रेसी में जीत किसकी हुई गुजरात में? इसका जवाब दीजिए ना। हम बहुत पिछड़े हैं गुजरात में, कांग्रेस क्यों नहीं आगे बढ़ पाई वहां पर? कांग्रेस ने तो अब उधार का नेता ले लिया वहां पे। दीपक जी हम गुजरात को लेकर क्यों सवाल कर रहे हैं? हाँ राजीव रंजन जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या मोदी जी जो एजेंडा उठा रहे हैं उससे बीजेपी का भला होगा कि नुकसान? नहीं, बीजेपी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। मैंने कहा लड़ाई शुरू होने के पहले वो लड़ाई हार चुके हैं। गुजरात में जो आंकड़े कांग्रेस ने रखे हैं उससे अलग भी कई चीजें हैं। गुजरात अगर लिज्जत पापड़ की बात करते हैं, वो अमूल की बात करते हैं, ये गुजरात का अतीत है। आज गुजरात सदियों से एक उन्नत राज्य है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिन राज्यों की प्रशंसा की है उसमें 3 अविकसित या विकासशील राज्य थे जिन्होंने विकास के राह पर आगे एक लंबा फासला तय किया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या बिहार हो।
लेकिन गुजरात तो एक विकसित राज्य था, जो केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका 6% उनकी भागीदारी है। जिस तरह से वहां के बाकी मामलों में जो बातें आई हैं और जो जीडीपी है वो बिहार से कम है, तो एक विकसित राज्य के जो आंकड़े हैं बहुत उत्साहवर्धक नहीं। और जीत को लेकर के अगर वो इतरा रहे हैं, ग्रामीण गुजरात में 93 सीटों में 48 सीटें कांग्रेस के पास हैं इस बार और 45 सीटें बीजेपी के पास है। गुजरात के बाहर कोई करिश्मा भाजपा नहीं कर पाई है जब से केंद्रीय भूमिका में नरेंद्र मोदी का उभार दिखता है। लगातार वो राज्यों में चुनाव हार रहे हैं और गुजरात में कोई करिश्माई दोहराव की स्थिति में नहीं है, पहले से उनकी सीटें घट गई हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गैम्बल किया और उसके नतीजे ये हैं कि खेल शुरू होने के पहले वो हार चुके हैं मैदान, और जिस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वो कोशिश करके मैदान में फिर से कुछ उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, कई भाषाओं और धर्मों को जानने मानने और चाहने वाले लोग हैं। ऐसे बहुरंगी संस्कृति के राष्ट्र में कोई विभाजक व्यक्ति तो देश को नेतृत्व दे पाएगा, ये असंभव है। और जो कुछ जवाब ले लेते हैं प्रभात जी से, प्रतीकों के माध्यम से अनायास कहे गए आइए राजीव भाई, जवाब ले लेते हैं प्रभात जी। बेड़ा गर्क हो गया है बीजेपी का। देखिए, हम आपके खिलाफ गुजरात में पहले भी थे। अरे राजीव जी क्या बात करते हैं, दिल्ली में गले डाल के घूम रहे थे, गुजरात में खिलाफ थे। ये आर्गुमेंट देश की जनता बहुत सुनती है, कुछ नहीं होने वाला इससे। प्रभात जी आप जवाब दीजिए। अगर गठबंधन धर्म को हम समझ सकेंगे तो शिवसेना के नेता बैठे हैं यहाँ, अभी पहुंचेंगे, जानते हैं कि कई राज्यों में लोकसभा चुनाव ये तय कर देगा के खिलाफ लड़ते हैं। कौन सुन लीजिए जवाब लोकतंत्र का हितैषी है और कौन लोकतंत्र में सांप्रदायिकता की और धर्मनिरपेक्षता की बात करके गुमराह करते हैं लोगों को। जो आदमी नागरिक को वोटर समझने लगे, कांग्रेस और जनता दल यू या अन्य सपा बसपा, ये हमेशा मुस्लिमों को इस देश में नागरिक नहीं मानती है, वोटर मानती है। और इसलिए वोट बैंक के डर से जनता दल यू की हालत हुई है। आने दीजिए बिहार में लोकसभा, 40 में से क्या हालत होगी आपकी राजीव जी, उस दिन भेंट करेंगे, आपको फोन करके नहीं, आप अपनी हालत प्रभात हुआ है देखिएगा। देश की जनता के पल्स आपको पता नहीं है। मौलाना साहब राजनीति की बात हो रही है, एक मिनट। नहीं बचाने भारत में हमारी वह भी रहता है, वह भी भारतीय है, वह भी भारत माता का पुजारी है, वो भी भारत की कामना करता है। और बिहार में आप अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे, हमारी जानते हैं कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी इस समय। अच्छा प्रभात जी ये बताइए, क्या मोदी की छवि हमारे कार्यकर्ताओं की मौलाना जी एक सवाल मुझे भी कर लेने दीजिए, मौलाना जी एक सवाल मुझे भी कर लेने दीजिए। आप सवाल पूछते रहेंगे तो क्या होगा। प्रभात जी आखिरी सवाल, 1 मिनट में जवाब चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि क्या मोदी की छवि और उनके मुद्दे बीजेपी को ले डूबेंगे, एनडीए को तो लेकर डूब चुके हैं। सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभियान समिति के प्रमुख के साथ, अपनी पूरी पार्टी के नेताओं के साथ एक अच्छे अभियान में सभी भारतीयों को जोड़ते हुए, एक एक नागरिक का सपोर्ट लेते हुए हम एक नए दिशा में भारतीय जनता पार्टी भारत में एक नई सरकार बनाने की ओर बढ़ेगी। और इसीलिए हमने कहा है कि हम चुनाव में किसी के साथ सहयोग नहीं लेंगे। अभी हम तो जब ताकत में आएंगे तब सहयोग देने सब आएंगे। तो मतलब एनडीए का कुनबा आप नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है प्रभात जी, लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हम प्रियंका और प्रभात जी आज, लेकिन जनता दल यू जो मजे भी कर ली, सरकार भी बनवा लिया, और अपने को इस बात पर कि वोट बैंक की चिंता होने लगी उनको। क्या मुस्लिम सिर्फ वोटर है राजीव जी? इस बात का जवाब दीजिए। क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या उसको दोस्ती नागरिकता मेरे पास कल इस बहस को मैं फिर एक्सटेंड कर दूंगा। मौलाना साहब, राजीव रंजन जी, प्रभात जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये अंतहीन डिबेट है और लोकसभा चुनाव तक ऐसी गर्मा गर्म बहस आपके सामने होती रहेंगी, लेकिन फैसला आपको करना है कि अगला नेतृत्व तो आप किसे चुने। मुद्दे तय हैं, एजेंडा सेट हो चुका है, लेकिन लोगों को अभी मन बनाना बाकी है। किसके दावे कितने सही हैं, इसका फैसला करना है आपको, और करेगी अंततः जनता ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।